नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जो हमने थ्योरी कराई थी ना, अम्ल क्षार और की लवण की, तो उसी की क्लास का आज हम कराने जा रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न। और आज आपको अपना लेवल चेक करना है कि जो अभी तक आपने हमसे पढ़ा था, आप इस पीडीएफ में या इन प्रश्नों में आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है। हर प्रश्न को ध्यान सुनना है, समझना है और सही तरीके से आंसर भी लगाने हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए, देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। ठीक है, पहले हम बात करते हैं अम्ल और भस्म और या फिर लवण। देखो, ये तरीका थोड़ा सा गलत है उसका लिखने का। भस्म को ये क्षार भी लिख सकता था ना, लेकिन इसने क्षार नहीं लिखा। ये कभी जो एग्ज़ाम वाला होता है ना, वो भाषा में तुम्हारे साथ खेल जाता है तुमसे। उसको लिखना चाहिए था यहाँ पर क्षार, यहाँ पर ठीक है ना, क्षार या फिर इंग्लिश में करता तो बेस करता। ठीक है, बेस करता। तो चाहे भस्म कहो या फिर क्षार कहो या फिर बेस कहो, बात एक ही है। तो अम्ल, क्षार और लवण, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हर प्रश्न को ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। इसके बाद एक अपना आंसर लगाना है। ठीक है ना। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम बाद में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझना है। ठीक है, अरे भाई रुक जाओ। हाँ ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अम्ल यानी कि एसिड वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, या फिर सी प्रोटॉन देता है, या फिर डी फॉर डॉग OH- आयन देता है। अम्ल एसिड वह पदार्थ है जो, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? A, B, C और फिर D। क्वेश्चन नंबर A, जब मैंने थ्योरी क्लास ली थी ना, तो मैंने हर उस बारीक पॉइंट को मैंने आपको बताया था। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ ना कि आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ के ना देखी हो तो जाकर के देखिए। जब आप देखेंगे तो आप खुद महसूस कर पाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक बेहतर कंटेंट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर A का कौन सा सही हो सकता है तुम्हारी ओर से? ठीक है, प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ें। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। कोई हाथ लगे हाथ, हम दूसरा भी देख लेते हैं। भस्म यानी कि बेस वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, या फिर B प्रोटॉन ग्रहण करता है, या फिर C इलेक्ट्रॉन देता है, या फिर D इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भस्म वह पदार्थ है जो क्या करता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रोटॉन ग्रहण करता है, उसे बोलते हैं भस्म। क्षार वह पदार्थ है यानी कि बेस वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, उसे क्या बोलते हैं? बेस। भस्म या फिर क्षार। क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। लगे हाँ, तीसरा भी देख लेते हैं। अम्ल व भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो इनमें से कौन सा पदार्थ बनता है? वो अम्ल बनेगा, या फिर क्षार बनेगा, या फिर ईस्टर बनेगा, या फिर एल्कोहल बनेगा। मैंने दूसरी क्लास में पढ़ाया था कि जब हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो क्या बनता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, सब मैंने पढ़ाया था।
तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी कि बी फॉर बॉल, ठीक है ना, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। जब अम्ल और क्षार के हम मिलाएंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा साल्ट यानी कि लवण यानी कि नमक। क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है, क्या बनता है, अम्ल बनता है या फिर क्षार बनता है यानी कि भस्म बनता है या फिर लवण बनता है या फिर डी फॉर डॉग लवण और जल दोनों बनते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है, क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बनेगा डी फॉर डॉग अम्ल व लवण व जल बनेगा। लवण यानी कि NaCl और जल मतलब H2O। NaCl ये आपका नमक है और आपको मैं जल की बात करता हूँ, ये H2O है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में यही बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पहला है लिटमस पत्र यानी A लिटमस पत्र, B कोबाल्ट पत्र, C अमोनिया पत्र या फिर डी फॉर डॉग इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर A यानी कि लिटमस पत्र। कमेंट में आपको ये बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है। कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, कमेंट करके बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मैंने आपको ट्रिक भी पढ़ाया था अम्ल और क्षार का, ठीक है ना। कैसे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वो अम्ल होगा या फिर भस्म होगा या फिर क्षार होगा या फिर लवण होगा। इनमें से कौन सा है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, वो अम्ल होता है। अब कैसे वो समझते हैं। मैंने अनीला और छलानी नाम से 2 ट्रिक आपको पढ़ाए थे, मैं एक बार उसका रिव्यू नीचे कर देता हूँ, ठीक है ना। एक बार भाई थोड़ा तुम जूम हो जाओ ताकि मैं तुमको सही तरीके से लिखा पाऊँ, बता पाऊँ, ठीक है ना। इसलिए देखो अम्ल और क्षार, अक्षार नहीं भाई, क्षार लिखना था मुझको, मैंने क्षार। अम्ल यानी कि एसिड और क्षार को लिखते हैं बेस। अब मैंने अम्ल और क्षार का आपको ट्रिक बताया था कि उससे आप याद कर पाएंगे। अम्ल अनीला अनीला। अब देखो ये आ से क्या बनेगा, अम्ल, आ से अम्ल, नी से इसी नी से नीला और ला से लाल, यानी अम्ल नीले से लाल कर देगा, अम्ल नीले से लाल कर देगा, वो अम्ल होता है। फिर से ध्यान सुनना, अनीला यानी नीले से लाल करेगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। अब क्षार की बात करते हैं, नीचे की ओर हम क्षार की बात यानी कि बेस की बात करते हैं। इसे बोलते हैं छलानी, छलानी, ठीक है। अब देखिए छ से क्षार, ला से इस ला से लाल,
और इस नी से नीला। ठीक है, अब क्षार लाल से नीला कर देगा, वो क्या होगा? क्षार होगा। और अम्ल वो होगा जो नीले से लाल कर देगा। अब बताइए कौन किसको याद नहीं होगा? और क्या तुम्हें अब भी भूलेगा ये? इतना कराने के बावजूद भी मुझको लगता नहीं कि तुम इसको भुला पाओगे। तो अम्ल यानी कि एसिड ये नीले से लाल कर देगा और क्षार लाल से नीला कर देगा। तो अनीला और छलानी, इसको दो तरीके से तुम्हें याद करना है। ये बेहतर ट्रिक है अपने आप में कि तुम्हें भूल नहीं पाएगा। ट्रिक्स हैं जो कि तुम्हें भूलने देगी नहीं है, ठीक है ना? इसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। और आपकी जो अगर आप फेयर बना रहे होंगे तो इसकी पूरी स्लाइड जो मैंने पढ़ाया है इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना? चलिए अब पुनः हम अपने प्रश्न में आते हैं। तुम इस तरफ आ जाओ। अच्छा, हो गया। तो नीले से लाल कर देता कौन था? अम्ल था ना, जो कि हमने आपको अभी ट्रिक से हमने पढ़ाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इधर ना जा, ऐसे आ जाओ भाई, ऐसे, ठीक है, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जस्ट अभी मैंने पढ़ाया था जस्ट ऊपर, वो अम्ल होगा कि वो क्षार होगा कि वो लवण होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, लाल से नीला करेगा तो वो क्या होगा? क्षार होगा, छलानी। क्या होगा? क्षार होगा। यानी कि ये क्षार लिखो, चाहे भस्म में लिखो या फिर चाहे बेस लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ध्यान से सुनना है, समझना है और आंसर्स भी लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा वो कहाँ है भाई? एक मिनट। अब चल रहा है, मेरे पेन ही नहीं चल रहा था ना। क्वेश्चन नंबर 8, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। ये भस्म अगर इंग्लिश ना हो ना तो तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएगा भाई साहब ये, इसलिए हिंदी और इंग्लिश तुम्हें दोनों आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जब मैं हमेशा कभी पढ़ाता हूँ ना, क्या बोलते हैं, थ्योरी में, तो 2 भाषा लेकर लगभग अधिकतम मैं चलता हूँ। तो जल में घुलनशील क्षार को हम क्या बोलते हैं? बेस को क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं या फिर क्षार बोलते हैं या फिर लवण है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा उत्तर सही होगा? बीफरबॉल, यानी कि जो जल में घुलनशील भस्म होगा उसे हम बोलते हैं क्षार, ठीक है। तो ना 8वें का बीफरबॉल, 8 + B। ओके, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। हो सकता है भाई, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं ना। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। या फिर डी फॉर डार्क है, उपरयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, अरे चारों के तीनों करेक्ट हैं ये, पहले ध्यान सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 का इसने बोला सही है, तो जब इस सही और गलत के बारे में जब कभी प्रश्न आया करे तो उसे पहले गौर से पढ़ा जाता है, नहीं तो आपका 1 नंबर आराम से चला जाएगा। क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, बिल्कुल है, और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने में फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं, यानी ये चिकनाहट युक्त होते हैं। कौन? क्षार। अच्छा, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल सही। छलानी मैंने पढ़ाया था, छा से क्षार, ला से लाल, नी से नीला, यानी क्षार नीला से लाल कर देगा, बिल्कुल सही था। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये भी जो कथन है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका 9वें का राइट आंसर होने वाला है डी फॉर डॉग, यानी कि उपरयुक्त में से सभी। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? ए OH माइनस आयन, बी O पॉजिटिव आयन, सी इलेक्ट्रॉन, या फिर डी फॉर डॉग न्यूट्रॉन। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, थ्योरी मैंने पढ़ाया है, एक पॉइंट मैंने पढ़ाया है कि सभी अम्ल जल में घुलकर H+ यानी H पॉजिटिव आयन देते हैं, और क्षार क्या देगा? क्षार देगा OH माइनस। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर, ये भी मैंने करा दिया है, ठीक है। 10 वाले का ये दोबारा मुझसे हो गया, पर डायरेक्ट घेरा चलते हैं हम। घेरा भस्मों का स्वाद होता है, यानी बेस का स्वाद होता है, बेस यानी कि क्षार का स्वाद होता है, पूछना चाह रहा है बस। क्वेश्चन नंबर 11, पहला खारा, दूसरा खट्टा, तीसरा मीठा, और डिफॉल्ट यानी स्वादहीन। क्वेश्चन नंबर 11, घेरा बेस होगा, कड़वा होता है, लेकिन यहाँ पर खारा दिया गया है, यहाँ पर तुम लिख सकते हो कड़वा भी, कड़वा। एक मिनट, मेरा पेन नहीं सही तरीके चल रहा है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। अरे पर तुम्हें आ जाना चाहिए ना कड़वा। इसको मैं कड़वा भी लिख सकता हूँ, एक मिनट, कड़वा, ठीक है ना, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 12, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? H+ आयन, H- आयन, OH माइनस आयन, या फिर डिफॉल्ट आ गए OH+ आयन। क्वेश्चन नंबर 12, हालांकि मैंने जस्ट अभी इसको ऊपर पढ़ाया था, बोनस के तौर पर तुम्हें 1 नंबर मिल जाता, लेकिन गौर से सुनते तब। मैंने क्या बोला था कि जल में घुलकर अम्ल H+ आयन देगा, और वही क्षार जल में घुलकर OH माइनस आयन देगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? सी फॉर कैट, यानी OH माइनस। तो 12 भस्म, एक मिनट मैं थोड़ा से, अरे भाई कट जाओ। भस्मों के जलीय विलयन में कौन सा आयन होता है? OH माइनस। वो एक कॉल आ गई थी ना वो। ठीक है, मैंने उसको एयरप्लेन मैंने मोड में नहीं लगाया था ना, ताकि अगर किसी की इंपॉर्टेंट कॉल हो तो आ सके मेरे पास में, इसलिए ना, ठीक है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13, सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य, सी वैद्युत अनअपघट्य, बी फॉर बॉल है विद्युत अपघट्य, सी फॉर कैट है स्थायी अपघट्य, या फिर डी फॉर डॉग है उदासीन। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने कराया था, इसको ध्यान से देखना वहाँ पर, विद्युत अपघट्य के बारे में, कि कैसे सभी लवण कैसे विद्युत अपघट्य हैं। अगर हर प्रश्न को एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना। ऑलरेडी देखो हमारे अभी 13 पूरे प्रश्न हुए हैं, और लगभग 18-20 मिनट हमारा होने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना यानी पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? मैंने चिल्ला करके पढ़ाया था इस प्रश्न को। लेवेसियर या फिर लेवोजियर ने, या फिर बी फॉर बॉल प्रिस्टले ने, या फिर डी फॉर डॉग सी फॉर कैट कैवेंडिश ने, या फिर डी फॉर डॉग सोरेनसन ने। अच्छा, प्रिस्टले ने किसकी खोज की थी? क्या वो कोई बता सकता है क्या कमेंट में? और कैवेंडिश ने किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन की, ध्यान रखना। लेकिन इसका आंसर ये फिलहाल अभी नहीं होगा ना, मैं इसे बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। हाइड्रोजन की खोज, हाँ, किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। किसकी खोज? हाइड्रोजन की। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी ना, यही हमारा एग्जाम्पल में है, मतलब प्रश्न है हमारा। सोरेनसन, पीएच स्केल की खोज करने वाला सोरेनसन था।
अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं कमेंट बॉक्स उसमें जस्ट नीचे भी मैं थोड़ा से, मेरा इच्छा है कि मैं पीच स्केल के बारे में थोड़ा तुम्हें पढ़ा दूँ। ना समझना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन होती है पैमाने में, ऐसे। ये इसमें 0 से लेकर के 14 तक के बीच में संख्या प्रदर्शित की जाती है किसमें? पीएच स्केल में, पीएच इस स्केल में, ठीक है। और देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में होगा हमारा 0, और यहाँ पर हमारा बीचों बीच होगा 7, और सबसे इधर होगा हमारा 14। अच्छा, अब जो बीच में होगा ना वो उदासीन होता है, उदासीन यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। और जो एक की तरफ होता है ना, एक, ये होता है हमारा अम्ल, और जो 14 की ओर होता है वो होता है क्षार, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 7 से 1 की ओर जाऊंगा, यानी ऐसे कुछ, जस्ट ऐसे ही, ऐसे, तो क्या होगी? जो 1 के पास होगा ना वो प्रबल अम्ल होगा, ध्यान से समझना है। अगर मैं 7 से 1 की ओर जा रहा हूँ ना, वो प्रबल अम्ल होगा, जो 1 के समथिंग होगा, या फिर 1 से 1 पॉइंट कुछ के आसपास होगा। लेकिन अगर 7 के आसपास है तो क्या होगा? वो दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। जो 7 के आसपास है वो होता है दुर्बल अम्ल होता है, और जो 7 से हम 1 की ओर जाते हैं, जो 1 के पास में होगा वो प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में। तो जब 7 से, मैं यहाँ पर ऐसे लेता हूँ, 7 से जब मैं 14 की ओर जाता हूँ, तो जो 14 के पास होगा वो प्रबल क्षार होगा, ठीक है। यानी जो 14 के आसपास होगा वो प्रबल क्षार होगा, लेकिन जो 7 से ज़्यादा होगा वो दुर्बल क्षार होता है। जो 7 के आसपास होगा, 7.1, 7.2, 7.8, 8.2, तो ये सभी दुर्बल क्षार होते हैं। और जो 14 के आसपास हो गए वो होते हैं प्रबल क्षार। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जो प्रश्न आपको कराए जाएंगे आप उनको ध्यान से सुनना है, समझना है, और साथ ही साथ आपको आंसर्स भी लगाने हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। मेरे पेन तो चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है 10 की पावर -7, या फिर बी फॉर बॉल 10 की पावर -5, या फिर सी फॉर कैट 10 की पावर -10, या फिर डी फॉर डॉग 10 की पावर -14। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए, 10 की पावर -7। अब ध्यान समझना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने अभी पढ़ाया है, आपको मिला वही क्वेश्चन, जस्ट वही क्वेश्चन, मिस नहीं करना है, ध्यान से समझना है और अपने आंसर्स भी लगाना है। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, या फिर अम्लीय घोल का पीएच मान होगा, कौन सा होगा? 7 होगा, या फिर 7 से कम होगा, या फिर 7 से ज़्यादा होगा, या फिर 14 होगा। अम्लीय घोल का मान होगा 16। देखो, 7 होगा न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल, ठीक है। जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो मैं ही बता दिया पूरा। अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय, ठीक है ना। और जो ये दुर्बल क्षारीय होगा, जो 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा वो दुर्बल क्षार होगा, और जो 14 हो के आसपास होगा ना वो प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसका आंसर 16 कौन सा होगा? सी, यानी सॉरी, प्रबल अम्ल बोला ना, हाँ, 7 से कम होगा, सॉरी, बी फॉर बॉल, 7 से कम होगा। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार होगा, ठीक है ना, ध्यान देना है। समझाने के बावजूद भी जा रहा है क्वेश्चन हाथ से ना, ठीक है। अम्लीय घोल 7 से कम, क्षारीय घोल 7 से ज़्यादा, और 14 के आसपास होगा वो प्रबल क्षार होगा। आगे बढ़ें, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 17,
आधा घंटा हमारे बीतने वाला, अभी मैं कहता हूँ हम 70 पर पहुँचे हैं। क्षारीय घोल का पीएच मान होगा 7 से कम, 7 से ज़्यादा, 0 या फिर 7। क्षारीय घोल का मान होगा बी फॉर बॉल 7 से ज़्यादा, ठीक है ना, 17। उदासीन घोल का मान होगा 18 नंबर का। उदासीन घोल का मान होता है कितना, 7 से कम, 7 से ज़्यादा, या फिर 7 या फिर 14। ये 7 के आसपास होता है उदासीन का, ठीक है ना। इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए मत करा जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19। मैं आज मात्र 20 तक ही जाऊंगा, ठीक है ना। वैसे बहुत सारे लगभग मैंने बहुत सारे 29 से 30 ले रखा है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा हो जाएगा। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं। इम्पॉर्टेंट है। कभी एक बार मैं कहाँ पर मैं गया था, हाँ, कानपुर में मेरा पेपर था सीटेट का। उसमें पेपर ये एग्जाम में पूछा गया था कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं। पहला हाइड्रोजन, दूसरा बी नाइट्रोजन, सी और ऑक्सीजन, या फिर डी क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 19 इम्पॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी कर लो इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। हाइड्रोजन, जब अम्ल कोई धातु से क्रिया करेगा तो हमेशा वो हाइड्रोजन गैस ही निकालेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, रक्त, सॉरी पूरा कट गया मुझसे। रक्त का पीएच मान होता है, यानी ब्लड का, ब्लड यानी कि रक्त का पीएच मान होता है कितना, 5.0, या फिर 6.4, या फिर सी 7.4, या फिर डी 8.0। 7.4 यानी 7.4 रक्त का पीएच मान होता है, ध्यान देना। अरे कट ना जाओ भाई, अभी एक मिनट नहीं, पूरा कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। दूध का पीएच मान होता है कितना, 6.1, बी 6.6, सी 7.4, या फिर डी 8.0। क्वेश्चन नंबर 21, 6.6। अगर इन्हें तुम्हें याद ना हो तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ये ब्लड वाला और ये 19 नंबर का, और ये पूरे 16, 17, 18, 19 और 21, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलिए हम करने वाले हैं 22 से। अब देखिए हमारे कितनी स्लाइड हैं, 29 है, चलो ठीक, कोई बड़ी बात नहीं, 28 29 स्लाइड पूरी हैं। बाईस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एस्टिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन अणु की संख्या कम होती है। बी फॉर बॉल, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाते हैं। या फिर सी, इनमें क्लोरीन होता है। या फिर डी फॉर डॉग, इनमें ऑक्सीजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एस्टिक अम्ल से अधिक पावरफुल है, ठीक है ना, इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 23, जो लवण यानी कि नमक साल्ट, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रॉक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण, अम्ल लवण, भास्मिक लवण, या फिर मिश्रित लवण। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है, ए फॉर एप्पल, सामान्य लवण बोलते हैं उसे,
ठीक है। जैसे कि NaCl जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वही ये सामान्य लवण है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण है? अरे चलो सॉरी, नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, जस्ट माई मिस्टेक। ये निगेटिव वाले ध्यान देखना है, मैंने नहीं देखा था, इसी कारण एक नंबर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 Na2SO4 या फिर NaHSO4 या फिर C Na3PO4 या फिर D फॉर डॉग CaSO4 कौन सा सामान्य लवण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 ये नहीं है, बाकी सब है। NaHSO4 ये सामान्य लवण नहीं है, बाकी सभी Na2SO4 और Na3SO4 और CaSO4 ये सभी सामान्य लवण है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 अगर 28 तक था तो मुझको लगता था कि मैं एक बार मिलवा दूँ, फिर मेरा क्या जाता था, मतलब क्या प्रॉब्लम थी उसमें। आगे बढ़ें। पच्चीस जटिल लवण यानी कॉम्प्लेक्स लवण का उदाहरण है K4 या फिर CN6 या फिर K2 HgI4 या फिर AgNH3 का होल ट्वाइस या Cl या फिर इनमें से सभी जटिल लवण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 इनमें से सभी, ये सभी जटिल लवण के उदाहरण है, ठीक है, नोट डाउन करना है। मोहर लवण है कौन है? क्या सरल लवण है या फिर संकर लवण है या फिर द्विक लवण है या फिर जटिल लवण है? क्वेश्चन नंबर 26 C फॉर कैट। द्विक लवण, कभी फिटकरी का नाम सुना है ना? सेम बाय सेम। कितना 35 हो गया भाई, चलो ठीक है, एक हमारे केवल 1-2 बचेंगे। आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 एक तरफ सूची है और दूसरी तरफ उनके हमें मिलान करना है। अब ध्यान से समझना है, समझना है। अगर ये कर पाएंगे तो लगभग हमारे 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मात्र एक ही क्वेश्चन से, ठीक है ना। सामान्य लवण का उदाहरण कौन सा है? यानी कि बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, यानी एक का दूसरा मिला लो। एक का दूसरा कौन है? या तो सी में मिल रहा है एक का दूसरा, या तो बीफर बाल में मिल रहा है सी का दूसरा। अच्छा चलो, फिर मुझे जो पता है मुझे आते हैं, ठीक है ना। अभी हमने आपको द्विक लवण पढ़ाया था ना, ध्यान अगर तुम्हें हो। डी का फर्स्ट, अब देखो डी का फर्स्ट मिल रहा है, डी फॉर पहले में ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिल रहा है डी का फर्स्ट और यहाँ पर भी मिल रहा है डी का फर्स्ट। अच्छा, बात अभी बनी नहीं। अच्छा, अब अम्लीय लवण और क्षारीय लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेरियम क्लोराइड, इसमें से हम देखेंगे। अब अम्लीय लवण जो होता है ना, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यानी बी का 3 अब मिल जाएगा। देखो कोई बी का 3 मिल, अभी मिल, अरे वाह। और या फिर एक बचा क्षारीय लवण, यानी ये 4 फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर कौन होगा? बी फॉर बॉल, यानी देखो एक का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 मिल गया, यानी 27 का बी फॉर बॉल। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27, चलो हमारी स्लाइड यहाँ से इन है। अब क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? HClO, AgBr, HFN या फिर H2CO3। क्वेश्चन नंबर 28,
अम्लीय लवण का उदाहरण है H2CO3। ये हमने लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हमारी क्लास हो गई है। हमने 28 क्वेश्चन कवर किए हैं और जितना एक्सप्लेनेशन देना था एक क्वेश्चन के लिए उतना मैंने दे रखा है सभी में। मैंने अपना काम ईमानदारी के साथ पूर्ण लगन के साथ कराया है, जो कि अगर आप पिछली हमारी क्लास देखेंगे तो आप उन प्रश्नों को आप कर पाएंगे। तो आप जितनी भी हमारी पुरानी क्लासें हैं, अभी बहुत पुरानी नहीं है भाई, बहुत की 15 दिन के आसपास क्लासें हमारी हैं, तो पहले उनको देखेंगे। पहले मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे, वो भी आसानी से, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी ऑल पर, उसकी नोटिफिकेशन को, क्योंकि जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और रही बात इस PDF की, तो PDF के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। PDF के लिए जितेंद्र सिंह, जो कि मेरा नाम है, सिंह 11, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सारी PDF आपको यहीं पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको कमेंट भी करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, हमारे पढ़ाने तरीका आपको कैसा लग रहा है। ओके, तो मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।